अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने यूनिट 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है। ये जो ग्रेविटी का आइडिया है, सबसे पहले न्यूटन ने ये आइडिया दिया और ये 1665 की एक शाम थी कि न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा था कि क्यों जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो वो भी इन ख्यालों में था कि उसी दरख्त से एक सेब गिरता है नीचे। तो उस सेब को जब उसने देखा उसके वो दरख्त से नीचे गिरा, तो इस बात से न्यूटन के माइंड में ग्रेविटी का आइडिया आया और इसी आइडिया को बेस बनाकर उसने ये भी कंक्लूजन निकाला कि क्यों जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये इसमें इस चैप्टर में ये ग्रेविटेशन की वजह से था सब, और इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? ये एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसकी? थर्ड जो लाइन है इसकी, थर्ड लास्ट लाइन, अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, ठीक है, इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चूँकि ग्रेविटी का आइडिया जो था वो न्यूटन ने दिया था, तो न्यूटन ने ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हमें प्रपोज किया था। उसने न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उसके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये सबसे पहले जी हम इस लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन की हेडिंग के बाद ये डेफिनेशन इसकी जो पिंक बॉक्स में है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जी, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। कंसीडर टू बॉडीज़। तो हमने दो बॉडीज़ ले ली जिनके मैसेज जो हैं m1 और m2 मैसेज हैं, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस, उनके दरमियान d रखा हुआ है। तो देखें, अब अगर इस पे जो फोर्स एग्जर्ट करेंगे, अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होनी चाहिए? m1 और m2 के, ठीक है, प्रोडक्ट जो है। तो यहाँ पर हेडिंग दें आप डेरिवेशन की हेडिंग में देखें अब, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो फोर्स है, अगर हम डेफिनेशन की उससे देखें तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के। तो मैसेज क्या है? m1 और m2। तो जो फोर्स होगी इनके प्रोडक्ट के, m1 और m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। जी, तो हमने क्या लिखा मैथमेटिकली? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, और f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? 1/d²। जब इनको कंबाइन करके लिख लिया हमने, दोनों को जब कंबाइन करके लिखा तो क्या इक्वेशन आ गई? f प्रोपोर्शनल m1 m2/d²। जी, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करेंगे बाय कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट अप्लाई किया है कैपिटल G, ठीक है। f इज़ इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/d²। जी, अब ये कैपिटल G क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने एज अ यूज़ किया है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। कैपिटल G को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। उसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है, और ऐसा यूनिट्स में अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये इसकी जो वैल्यू है न्यूटन यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, और ये हर जगह सेम होती है। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि MCQs में, एग्ज़ाम में MCQs के तौर पे पूछे जाते हैं। ये अब देखें, ये तो बात हो गई कैपिटल G की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू जो है बहुत स्मॉल है, 6.67 10⁻11 है, ठीक है। तो G की वैल्यू -11 में आ रही है, और जो कि बहुत स्मॉल वैल्यू। अब इस स्मॉल वैल्यू का क्या इफ़ेक्ट होगा? देखें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम बात करें तो हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। इवन अब घर में दो चेयर्स आपके रखी हुई हैं, ठीक है, दो चेयर्स अगर रखी हुई हैं तो वो भी मैस रखती हैं कोई, और वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं।
इवन ठीक है, और 2 पर्सन बैठे हुए हैं तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही माइनर होती है, उसको हम फील नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि जो जी की वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए आमतौर पर हम डेली लाइफ में इसको ऑब्ज़र्व ही नहीं कर सकते। हाँ, जब हम बात करते हैं लार्ज मैसेज की, क्योंकि अब जब हम अर्थ के केस में बात करते हैं तो अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ एक सिग्निफिकेंट फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है। देखें, एट अ टाइम अगर हम बात करें, एक शख्स जो है वो ज़मीन पे है, ठीक है, वो ज़मीन पे खड़ा है, तो हमें जो है ज़मीन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मीनवाइल हम भी ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कोई भी बॉडी जो है वो ज़मीन की फ़ोर्स, चूँकि अर्थ का मैस ज़्यादा है, उसकी वजह से उसकी फ़ोर्स ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है। यही वजह होती है कि जब किसी बॉल को हम ये सपोज़ किसी बॉल को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो जब वो अपवर्ड थ्रो होता है वो वापस ज़मीन की तरफ आ जाता है, ना कि ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है। वजह ये है कि बॉल का जो मैस है ज़मीन के मैस के मुकाबले में बहुत कम होता है, तो इस वजह से जो अर्थ की फोर्स है वो डोमिनेंट हो जाती है ड्यू टू लार्ज मैस।